है ना। कल लास्ट में 2 क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। ठीक है, कल हम लोगों ने रेगुलर ज्योमेट्री के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। तो रेगुलर ज्योमेट्री में 2 कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ ली थी। पहला कंडीशन ये पढ़ा था कि रेगुलर ज्योमेट्री के लिए लोन पेयर क्या होना चाहिए बेटा, 0 लोन। और जब रेगुलर ज्योमेट्री चेक करना होता है इंडिविजुअली चेक करते, सामूहिक रूप से चेक नहीं करेंगे। और उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। आते थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने जो लिखा है, इन सल्फेट आयन डिटरमाइन द नंबर ऑफ 109.5 डिग्री एंगल्स। क्वेश्चन लिख लें, ऑप्शंस लिख लें, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। तो कल मुंबई हार गई फिर, है ना। अब बढ़िया पॉइंट टेबल बना हुआ है ना, अभी कोई भी चौथे नंबर पे पहुंच सकता है? आरसीबी चौथे पे पहुंच भी जाएगी तो क्या हो जाएगा। मतलब आरसीबी को देख के हर साल उम्मीदें जगती है। फिर उसके बाद जाते जाते अगले साल बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगले साल यहीं मिलेंगे। वो वही पोगो देख देख के तैयारी करते हैं वो। इसलिए कुछ नहीं होता उनका। हाँ चले, है ना। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इन सल्फेट आयन डिटरमाइन द नंबर ऑफ 109.5 डिग्री एंगल्स। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा बेटा, सल्फेट में 109.5 डिग्री के कितने एंगल्स? ऑप्शन आपको दे रखे 0, 2, 4, 6। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा 6 भाई? ये बात बताओ, सल्फेट का आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो एच का वैल्यू क्या आएगा? 4। 4 मतलब क्या होगा? sp3। sp3 में जब आप देखेंगे तो लोन पेयर कितने आ रहे हैं? 0। 4 पोजीशन तैयार हुई, 4 साइड एटम आए, लोन पेयर 0। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सल्फर ने अपने आसपास कितनी पोजीशन तैयार करी? 4। ऑक्सीजन कितने आ गए? 4। क्या ये ऑक्सी एनायन है या नहीं है बेटा? है। 2 ऑक्सीजन पे -1, वो क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड। और बचे हुए 2 ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड। अब मुझे बताओ, इसमें कितने टाइप के रिपल्शन है? एक टाइप का। कौन सा? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर के चारों बॉन्ड पेयर सेम है, अलग अलग है? अलग अलग है। इसका मतलब है सबका रिपल्शन बराबर होगा या अलग अलग होगा? अब इसका मतलब कायदे से ये सारे एंगल कितने के होने थे? 109.5 के। लेकिन ये रिपल्शन पावरफुल है तो ये एंगल 109.5 का होगा या उससे ज्यादा का होगा? ज्यादा। जब ये एंगल ज्यादा का होगा तो बाकी एंगल ऑब्वियसली 109.5 से कम हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा? 0 नहीं, 6 है। आंसर 6 है। धमाल मूवी देखी है? लाल वाला बटन नहीं दबाना था, ठीक है। ये लाल बटन था, वो नहीं दबाना था, ठीक है। आइए, ऐसा आप दिमाग में आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ध्यान रखिएगा। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको ये लगेगा डबल बॉन्ड का रिपल्शन है तो एंगल ज्यादा होगा, ये एंगल छोटे होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। ध्यान सुनना, इन केस ऑफ ऑक्सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज यूज रेजोनेंस। आपको रेजोनेंस का यूज करना पड़ेगा, कॉन्जुगेशन का यूज करना पड़ेगा। एक्चुअल में कहीं पर भी ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है बेटा। ये जो पाई बॉन्ड है ये हर जगह क्या हो जाएगा बेटा? डीलोकलाइज हो जाएगा। और जब भी आप रेजोनेंस लगाते हो, कॉन्जुगेशन लगाते हो, तो आपको क्या निकालना पड़ता है बेटा? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का मतलब क्या है कि आपको अभी ऐसा दिखेगा कि सल्फर ऑक्सीजन में यहाँ कैसा बॉन्ड है? सिंगल। यहाँ कैसा बॉन्ड है? सिंगल। यहाँ कैसा बॉन्ड है? डबल। यहाँ कैसा बॉन्ड है? डबल। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? 2 एटम के बीच में जितने बॉन्ड बने हुए हैं उसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहां पर सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है तो 1। यहां पर सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। यहां पर कितना है? 2। यहां कितना है? 2। लेकिन एक्चुअल में जब ये पाई बॉन्ड हर जगह घूमेगा, थोड़ा बहुत रेजोनेंस का आइडिया होना चाहिए इसके लिए आपको। ये जो पाई बॉन्ड है जब ये डीलोकलाइज होगा तो बेटा ना कहीं पर सिंगल बॉन्ड होगा ना कहीं पर डबल बॉन्ड होगा। तो एक्चुअल में अगर सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो कितने बॉन्ड होंगे वो हमें निकालने हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन में एक्चुअल में कितने बॉन्ड है? 1 है कि 2 है कि कुछ और है? और बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेटा 1 + π/σ। 1 + π/σ जब आप अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 1 आ गया। इसमें बताइए पाई बॉन्ड कितने? 2। और सिग्मा बॉन्ड कितने? 4। तो 1 + 2/4 आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 1.5 आ जाएगा, दैट इज 1.5। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि सल्फर और ऑक्सीजन में ना कहीं पर सिंगल बॉन्ड है ना कहीं पर डबल बॉन्ड है, हर जगह 1.5। मतलब 1.5 बॉन्ड, 1.5 बॉन्ड, 1.5 बॉन्ड, 1.5 बॉन्ड। इस 1.5 बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ये हाँ, पार्शियल डबल बॉन्ड। ये 1 से ज्यादा है और 2 से कम है। तो अगर 1 से ज्यादा वैल्यू आती है और 2 से कम आती है उसको बोला जाता है बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड। क्योंकि बॉन्ड 1 से ज्यादा है
2 से कम है। ये 1.1 होता तो भी पार्शियल डबल बॉन्ड, ये 1.2 होता तो भी पार्शियल डबल बॉन्ड, ये 1.99 होता तो भी पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कॉन्जुगेशन के बाद, रेजोनेंस के बाद। देखो ध्यान से, सल्फर ने अपने आसपास कितनी पोजीशन तैयार करी, 4। पूरे ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये भी घूमते हैं रेजोनेंस में, तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज को अपन ने पूरा ऊपर टांग दिया, खत्म। अब ये जो पाई बॉन्ड है, हर जगह देखो सिंगल बॉन्ड तो अपन ने पूरा बना दिया, लेकिन जो दूसरा बॉन्ड है वो पूरा बनेगा या अधूरा बनेगा, अधूरा, पार्शियल बनेगा। तो मतलब इस तरह से डॉटेड लाइन बनाते हैं। ये डॉटेड लाइन क्या बता रहा है कि एक लाइन पूरी, मतलब एक बॉन्ड पूरा और दूसरा बॉन्ड डॉटेड लाइन दिखा रहा है, मतलब अधूरा बॉन्ड है। मतलब इसका हुआ कि ये यहां पर हमने क्या बनाया, पार्शियल डबल बॉन्ड। अब ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लोन पेयर कितना है, 0। यहां पर आपको दिख रहा था कि ये डबल डबल का रिपल्शन था, ये सिंगल सिंगल का रिपल्शन था, लेकिन एक्चुअल में 1.5 क्या चारों बॉन्ड पेयर आइडेंटिकल है कि नहीं है बेटा, है। और आइडेंटिकल है तो जितना ये इसको धक्का देगा उतना ही ये इसको धक्का देगा, उतना ही ये इसको, उतना ही ये इसको, सारे धक्के बराबर। और सारे धक्के बराबर तो सारे एंगल भी बराबर। और बेटा sp3 में अगर सारे एंगल बराबर होते तो बताइए एंगल की वैल्यू कितने की होती है, 109.5 डिग्री की। और 109.5 डिग्री के कितने एंगल होते हैं यहाँ पर, 6। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 6 है ना। ऑप्शन कौन सा है, डी। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, दैट इज 6। नोट करें इसे। कभी भी ऑक्सीजन आता है तो डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस लगाना पड़ेगा। बिना रेजोनेंस लगाए आप उसे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो ऑक्सी एनायन वाला केस समझा है, ऐसा एक और क्वेश्चन फ्रेम होता है। वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपको दिया गया बेटा फॉस्फेट, आपको दिया गया बेटा सल्फेट, और आपको दिया गया बेटा परक्लोरेट। ठीक है, और इन तीनों में आपको बोला है कि आपको क्या चेक करना है बेटा, बॉन्ड एंगल। ध्यान सुनिएगा, आपको तीनों में बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आते ही सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। चलिए निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मुझे बताइए यहां पर H का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 4sp3। यहां पर भी H का वैल्यू क्या आएगा बेटा, 4sp3। और यहां पर भी H का वैल्यू क्या आएगा बेटा, 4sp3। हाइब्रिडाइजेशन सभी का क्या आ गया, सेम। हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बाद सेकंड नंबर पे क्या देखते हैं बेटा, लोन पेयर। इनमें कहीं पर भी डी ऑर्बिटल अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो आप फैक्टर से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। लोन पेयर 0, लोन पेयर 0, लोन पेयर 0। लोन पेयर 0 आते ही सेंट्रल एटम, साइड एटम देखना है या रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर। रेगुलर सबको एक साथ देखते हैं या अकेले अकेले, अकेले अकेले। तो पहले अपन फॉस्फेट की कहानी चालू करते हैं। यहाँ पर फॉस्फेट का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो बेटा फॉस्फोरस के आसपास कितने ऑक्सीजन आ गए, 4। सल्फर के आसपास कितने ऑक्सीजन आ गए, 4। और क्लोरीन के आसपास भी कितने ऑक्सीजन आ गए, 4। ठीक है, ये तो अपन ने स्ट्रक्चर्स बनाए, चेक इंडिविजुअली करेंगे पहले इनको। अब मुझे बताओ यहाँ पर माइनस कितना है बेटा, 3 ऑक्सीजन पे माइनस है, जिसपे माइनस है वो बनाएगा सिंगल बॉन्ड, और बचा हुआ ऑक्सीजन क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। जिसपे माइनस है, 2 माइनस है तो 2 सिंगल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड। एक पे माइनस है तो 1 सिंगल बॉन्ड और बाकी 3 डबल बॉन्ड। अच्छा मुझे बताइए क्या ये ऑक्सी एनायन है या नहीं है बेटा, है। आपको यहां पर अगर इसकी बात करता हूं तो देखने में ऐसा लगेगा कि कहीं पर सिंगल सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन है, कहीं पर डबल सिंगल का रिपल्शन है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। यहां पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस, अप्लाई रेजोनेंस। ठीक है, आपको रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन यहां पर लगाना ही पड़ेगा। जब आप यहां पर रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन लगा रहे हैं तो आपको निकालना पड़ेगा बेटा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बोलिए क्या है, 1 + π/σ। तो यहां पर 1 + पाई बॉन्ड कितना है, 1, सिग्मा कितने, 4। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.25।
यहां पर बताइए 1 प्लस पाई बाय सिग्मा अगर मैं करता हूं तो 1 प्लस 2/4, ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं इसको, तो 1.5। और यहां पर बताइए अगर मैं 1 प्लस पाई बाय सिग्मा करता हूं तो यहां पर कितना आएगा बेटा, 1 प्लस 3/4 दैट इज 1.75। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर आया इसके बाद का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि फास्फोरस के आसपास जो 4 ऑक्सीजन है बेटा, इन चारों ऑक्सीजन के ऊपर ना कहीं पर सिंगल बॉन्ड है ना कहीं पर डबल बॉन्ड है, हर जगह कैसा बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड। और पार्शियल डबल बॉन्ड में यहां पर भी 1.25 बॉन्ड होगा, यहां पर भी 1.25 बॉन्ड होगा, यहां पर भी 1.25 बॉन्ड होगा और यहां पर भी 1.25 बॉन्ड होगा। अगर हर जगह 1.25 बॉन्ड आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे बॉन्ड आइडेंटिकल हैं। जितना ये इसको धक्का देगा उतना ही ये इसको धक्का देगा, उतना ही ये इसको धक्का देगा। जो नेगेटिव चार्ज है ना उसको यहां पर डब्बे पे लगा देते हैं माइनस। ठीक है, ये सब एक दूसरे को बराबर धक्का देंगे और अगर सबका धक्का बराबर है तो सबका एंगल भी बराबर होगा। और sp3 में अगर सारे एंगल बराबर है तो बताइए वैल्यू कितनी होती है, 109.5 डिग्री। ये सॉल्व हो गया। सल्फेट अपन ने पिछले केस में सॉल्व किया ही है। सल्फर के आसपास 4 ऑक्सीजन है, ना कहीं पर डबल बॉन्ड होगा ना कहीं पर सिंगल बॉन्ड होगा, हर जगह कैसा बॉन्ड होगा, पार्शियल डबल। 1.5 1.5 1.5 एंड 1.5। बेटा इसको भूल जाइए, इसको देखें, रेगुलर में इंडिविजुअली देखते हैं क्या चारों बॉन्ड एक जैसे हैं या नहीं है। जितना ये इसको धक्का देगा उतना ये इसको, उतना ही ये इसको, उतना ही इसको, सारे धक्के बराबर, सारे एंगल बराबर। और अगर sp3 में सारे एंगल बराबर तो एंगल कितने का होगा, 109.5 का। और सेम कहानी यहां पर आएगी। क्लोरीन ने अपने आसपास जो 4 ऑक्सीजन तैयार करे थे उन चारों का बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा, 1.75 1.7 1.75 एंड 1.75। और इस पूरे के ऊपर कितना आ गया बेटा, -1। सारे बॉन्ड आपस में एक जैसे हैं। जितना ये इसको धक्का देगा उतना ही ये इसको धक्का देगा, उतना ही ये इसको धक्का देगा। और sp3 में सारे धक्के बराबर तो सारे एंगल बराबर। अब तीनों को आपस में कंपेयर कर लो, क्या तीनों के एंगल कम ज्यादा है या बराबर है बेटा, बराबर है। इसका मतलब इन तीनों के बॉन्ड एंगल्स क्या मिल, बॉन्ड ऑर्डर तो अलग अलग है, फिर बॉन्ड एंगल बराबर कैसे हुए। तो कल मैंने आपको बोला था कि 2 तरीके होते हैं, या तो एंगल बढ़ा ले या लेंथ बढ़ा ले। इनकी लेंथ अलग अलग होगी। जैसे कल हमने BF3 BCl3 BBr3 BI3 की बात करी थी, उसी तरीके से इनका एंगल तो बराबर है लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी बड़ी होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ और ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन एंगल बराबर मेंटेन करके ये चल रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, दोनों को एक साथ लिख लीजिएगा। आपको दिया गया बेटा NO2 प्लस, आपको दिया गया NO2 और आपको दिया गया बेटा NO2 माइनस, और बोला गया इनके बॉन्ड एंगल आपको कंपेयर करने हैं। ठीक है, अब बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो बेटा इसके H की वैल्यू आएगी 2 दैट इज Sp। मुझे बताइए इसका H का एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा, NO2 में H का एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा, 2.5। एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा, 2.5। 2.5 का मतलब, और ऑड में आपको क्या देखना होता है, En साइड एटम का। बताइए साइड एटम का En ज्यादा है या कम है, ज्यादा। इसका मतलब इसको हायर वैल्यू पे राउंड ऑफ करोगे तो ये हो जाएगा 3 दैट इज Sp2, और ये तो 3 Sp2 आएगा ही आएगा। क्या हाइब्रिडाइजेशन में कहीं पर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है या नहीं है, नहीं है। d होता तो स्ट्रक्चर, नहीं है तो फैक्टर। पहला फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन खुद है। अब बताइए इनमें से सबका हाइब्रिडाइजेशन बराबर है या कम ज्यादा है बेटा, कम ज्यादा है। जिसका हाइब्रिडाइजेशन सबसे कम उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, तो वो कौन होगा बेटा, NO2 प्लस। NO2 प्लस का बॉन्ड एंगल इनमें से सबसे ज्यादा होगा। एक बार स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं अपन, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, लीनियर, और ये स्ट्रक्चर है। जरा देख के बताएं यहां पर नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है, 4। क्या ये सब पॉसिबल है, नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड बनाता है तो कौन कौन से बनाता है, 3 कोवेलेंट और 1 कोऑर्डिनेट। यहां पर तो चारों ही क्या बन रहे हैं, कोवेलेंट। तो क्या ये स्ट्रक्चर सही है या गलत है, सही है। यहां नाइट्रोजन न्यूट्रल नहीं है, यहां नाइट्रोजन पे प्लस है। मैं पहले ही बोल चुका हूं नाइट्रोजन पे अगर प्लस आता है तो कार्बन की तरह काम करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, कार्बन का क्या होता है, 6। एक इलेक्ट्रॉन प्लस लग गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो किसकी तरह काम कर रहा है, कार्बन। क्या कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। वो जो हमने लिखा हुआ है कि 3 कोवेलेंट और 1 कोऑर्डिनेट बनाएगा, वो किसके लिए लिखा हुआ है, न्यूट्रल नाइट्रोजन के लिए। आइए, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, परफेक्ट 180 डिग्री का एंगल होता है। NO2 का स्ट्रक्चर ऑलरेडी याद करिए, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 134 डिग्री वाला एंगल पढ़ा था। वो आपको ये कंडीशन देखेगी, ये NO2 का स्ट्रक्चर है, ऑड इलेक्ट्रॉन वाला NO2 भूरिया, ठीक है। और ये आ गया NO2 माइनस का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बेटा। तीनों के स्ट्रक्चर आपके सामने। अब एक बात बताओ, सबसे पहले आपने देखा कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन कम था उसका बॉन्ड एंगल हो गया सबसे ज्यादा।
लेकिन इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? सेम। जिनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है उनमें आगे क्या देखते हैं बेटा? लोन पेयर। मुझे बताओ दोनों के पास लोन पेयर है या नहीं है बेटा? है। इसके पास कितना लोन पेयर है? इसके पास क्या हाइब्रिड? अबे लोन पेयर। इसके पास कितना लोन पेयर है? आधा। इसके पास कितना लोन पेयर है? पूरा। अरे दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक लोन पेयर होता है ना, ये पूरा लोन पेयर और ये आधा लोन पेयर। अब मुझे बताइए हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या देखते हैं? लोन पेयर। मुझे बताइए ये लोन पेयर इसको धक्का देगा कि नहीं देगा? देगा। ये लोन पेयर भी इसको धक्का देगा कि नहीं देगा? देगा, क्योंकि ये पावरफुल रिपल्शन होता है। मुझे बताइए यहां पर लोन पेयर दोनों में बराबर है या कम ज्यादा है? कम ज्यादा। देखने में 1-1 दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में वो पूरा लोन पेयर नहीं, वो तो आधा लोन पेयर है। तो मुझे बताओ दोनों में से ज्यादा रिपल्शन कौन सा लोन पेयर मारेगा? पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला। यहां पर लगने वाला लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन दमदार होगा। और अगर ये रिपल्शन ज्यादा है तो ये दोनों पास आएंगे कि दूर जाएंगे? पास आएंगे। और पास आएंगे तो ये वाला बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम। जबकि यहां पर जो रिपल्शन लगेगा, एलपीबीपी का रिपल्शन लगेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन लगेगा, वो उसके मुकाबले यहां पर रिपल्शन वीक है और इसलिए ये दूर रहेंगे। और दूर रहेंगे तो ये वाला बॉन्ड एंगल आपको क्या मिलेगा? ज्यादा। तो मुझे बताइए सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल कौन सा था? NO2 प्लस। और इन दोनों में बड़ा बॉन्ड एंगल कौन है? NO2 का। और उससे छोटा एंगल कौन सा आ जाएगा? NO2 माइनस का। नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलो बेटा ना, ये दोनों एग्जांपल्स को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये जेई मेंस में आ चुका क्वेश्चन है। पहले मतलब अभी नहीं आया था, काफी पहले आया हुआ है, बट ये आया हुआ क्वेश्चन है। वो कई बार एग्जाम में ये NO2 प्लस को लेकर पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे देता है आपको।
और पूछता है किसका बॉन्ड एंगल हाईएस्ट होगा, और NO2 प्लस अगर उसमें दिखता है तो NO2 प्लस विल बी द आंसर, क्योंकि NO2 प्लस में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बेटा, sp, और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री, और 180 से बड़ा कोई एंगल होता नहीं है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका है और उसमें ऑप्शन में NO2 प्लस या CO2 टाइप के दिखते हैं आपको, तो आंसर वही होते हैं हमेशा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान से दीजिएगा। आपको दिया बेटा एक ClO2 और आपको दिया गया एक OCl2 और एक आपको दिया गया बेटा ClO2 माइनस, और आपको बोला कि इनका बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, ठीक है। बॉन्ड एंगल कंपेयर करते वक्त सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। चलिए हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। इसका H का वैल्यू निकालोगे बेटा, मुझे बताइए ClO2 का एग्जैक्ट H का वैल्यू क्या आएगा, 3.5। इसका मतलब ये ऑड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है बेटा, है। अच्छा ऑड इलेक्ट्रॉन है तो मुझे बताइए इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राउंड ऑफ लोअर या हायर, दो डिसाइड करते हैं। साइड एटम का EN क्या है, सादा, तो किस पे राउंड ऑफ करेंगे, लोअर पे हायर पे, तो 3 मानेंगे कि 4 मानेंगे, 4। का हुआ, हाँ 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, NOClO2 और O2 माइनस 1 में क्या होता है, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इनके पास वो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन था वो फ्री ही नहीं था, मुफ्त, ठीक है, नहीं है, वो ऑलरेडी बॉन्डिंग में आ गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 होता है, लिखा हुआ कॉपी में आपके पास पहले से। अब देखिए अगर ClO2 की बात करें, इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा 3, बाकी का हाइब्रिडाइजेशन आ गया 4, d ऑर्बिटल किसी में भी नहीं है, तो फैक्टर से सॉल्व करेंगे। पहला फैक्टर खुद कौन है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। बताइए सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, अलग अलग है, अलग है। जिसका हाइब्रिडाइजेशन सबसे कम उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, तो बताइए मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे कौन आ जाएगा, ClO2। अब बचे हुए जो दो हैं उनको सॉल्व करना है। मुझे बताइए अगर इसके लिए बात करें, स्ट्रक्चर बना देता हूं पहले मैं। OCl2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, 4 पोजीशन तैयार हुई, 2 लोन पेयर 2 Cl, और यहां पर सेंट्रल एटम क्लोरीन है, 2 जगह पर ऑक्सीजन आएगा, बचे हुए 2 जगह पर कौन आएगा बेटा, लोन पेयर। एक ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड, और जिसपे माइनस है वो क्या बनाएगा बेटा, सिंगल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर बन रहा है। अब मुझे बताओ सबसे पहले इन दोनों की बात करें, ये तो सेपरेट हो गया, इन दोनों पे अब बात करना है। हाइब्रिडाइजेशन सेम, उसके बाद क्या देखते हैं बेटा, लोन पेयर। लोन पेयर कितने, 2। लोन पेयर कितने, 2। क्या लोन पेयर बराबर है या नहीं है बेटा, है। अच्छा लोन पेयर है और इक्वल है। अगर लोन पेयर 0 होता तो मैं क्या देखता, रेगुलर ज्योमेट्री, पर लोन पेयर है और इक्वल है तो अगला केस क्या देखूंगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सेंट्रल एटम पहले नहीं देखते, पहले क्या देखते हैं, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। मुझे बताइए यहां पर जो रिपल्शन है, लोन पेयर धक्का देगा ये पास आएंगे, लोन पेयर धक्का देगा ये पास आएंगे। यहां पर जो रिपल्शन है वो कौन सा रिपल्शन है बेटा, सिंगल बॉन्ड रिपल्शन। और यहां पर कैसा रिपल्शन है बेटा, मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड रिपल्शन। मुझे बताइए जब लोन पेयर धक्का देगा ऊपर से, तो क्या ये दोनों पास आएंगे या ये दोनों में से कौन सा ज्यादा पास आएगा, पहला कि दूसरा, पहला ये पास आ जाएगा। क्यों पास आ जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो पास आ सकते हैं, या डबल बॉन्ड है तो ये दूर रहना चाहेंगे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये दोनों थोड़े से पास आएंगे। सिंगल बॉन्ड रिपल्शन वीक होता है और सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन स्ट्रॉन्ग होता है, और जब ये रिपल्शन वीक है तो ये दोनों पास आ जाएंगे, और पास आ जाएंगे तो ये वाला बॉन्ड एंगल आपको क्या मिलेगा, कम, और ये दोनों एक दूसरे को जब ज्यादा रिपेल करेंगे तो ये वाला बॉन्ड एंगल क्या मिलेगा, ज्यादा। और इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से बड़ा बॉन्ड एंगल कौन सा होगा बेटा, ClO2 माइनस, और सबसे छोटा बॉन्ड एंगल कौन सा हो जाएगा, OCl2 वाला। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं, दोनों को एक साथ नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए आपको दिया गया H2O, आपको दिया गया बेटा OF2, और आपको दिया गया बेटा OCl2, और बोला गया इन तीनों का बॉन्ड एंगल आपको कंपेयर करना है। ध्यान सुनिएगा, तो बॉन्ड एंगल कंपेयर करते वक्त सबसे पहले क्या निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन। इसके H का वैल्यू आएगा 4sp3, इसका आएगा 4sp3, इसका आ जाएगा 4sp3। हाइब्रिडाइजेशन सेम, d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है, मतलब क्या देखोगे, लोन पेयर अगर हम निकालेंगे तो इसमें आएगा 2 2 और 2। एक बार स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं ताकि स्ट्रक्चर्स भी हमें पता रहे, आगे कभी भी एग्जाम में स्ट्रक्चर वगैरह की बात हो सकती है तो स्ट्रक्चर कम से कम आने चाहिए। ऑक्सीजन ने अपने आसपास 4 पोजीशन तैयार करी, हर किसी में एक जगह 2 हाइड्रोजन आए, एक जगह 2 फ्लोरीन आए, और एक जगह पर 2 क्लोरीन आ गए हैं, और साथ ही साथ यहां पर क्या आ रहा है बेटा, लोन पेयर। अब ध्यान से देखना, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर है और बराबर है। फिर क्या देखते हैं, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, सिंगल बॉन्ड,
बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी सेम हो जाए तो क्या देखते हैं, सेंट्रल एटम, वो भी सेम है। फिर क्या देखते हैं, साइड एटम। अब याद करो, साइड एटम में दो कहानी बताई थी। अगर साइड एटम में फ्लोरीन होता है तो क्या लगाते हैं, अप्लाई ईएन। फ्लोरीन के लिए क्या लगा देते हैं, ईएन। और क्योंकि ये साइड एटम का ईएन सबसे ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा। मतलब OF2 तो आ गया मिनिमम पे, पर फ्लोरीन के अलावा यदि दूसरा कोई साइड एटम आता है तो क्या देखते हैं, साइज। साइज में ये छोटू छोटू और ये बड़े बड़े। जब लोन पेयर धक्का देगा तो ये तो पास आ जाएंगे लेकिन वो पास नहीं आएंगे। तो ये वाला एंगल क्या होगा, छोटा, और ये वाला एंगल क्या होगा, बड़ा। बड़े बड़े दूर रहेंगे तो बेटा यहां पर आपको एंगल मिलेगा, H2O का एंगल कम होगा और OCl2 का एंगल क्या होगा, ज्यादा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको दिया गया H2O, आपको दिया गया CH3OH और आपको दिया गया बेटा CH3OCH3। पहले तो बताइए इनमें सेंट्रल एटम कौन है बेटा, यहां पर सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, यहां पर सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, यहां पर सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन। कई बार एग्जाम में अगर आपको इस तरह से किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कैप लगा के दे दे, जो आप फिजिक्स में वेक्टर वेक्टर में यूज करते हैं कैप, कैप लगाने का मतलब है वो क्या है, सेंट्रल एटम। ये समझ लेना। हो सकता है कई बार नहीं भी लिखेगा सेंट्रल एटम, पर किसी पे अगर ऐसा कैप लगा के दे दे तो समझ जाना वो क्या है, वहां पर सेंट्रल एटम। अब मुझे बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ध्यान से सुनना। इसके H का वैल्यू क्या आएगा बेटा, 4sp3। कैसे आ गया 4sp3, इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 मोनोवैलेंट है, 6 + 2 8, 8 का हाफ किया 4। ऑक्सीजन 6, क्या हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है या नहीं है? क्या CH3 अल्काइल ग्रुप भी मोनोवैलेंट होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ऑक्सीजन के पास इधर भी मोनोवैलेंट इधर भी मोनोवैलेंट, तो 6 + 2 8, 8 का हाफ किया 4, 6 मोनोवैलेंट मोनोवैलेंट, 6 + 2 8, 8 का हाफ किया 4, 4 मतलब सभी का हाइब्रिडेशन क्या आ गया बेटा, sp3। सभी का हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp3। ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। H2O के स्ट्रक्चर में दो हाइड्रोजन और दो क्या आ जाएंगे बेटा, लोन पेयर। CH3OH में एक H आएगा, एक CH3 आएगा और दो क्या आ जाएंगे बेटा, लोन पेयर। और CH3O CH3 में अगर हम लोग बात करें तो यहां भी CH3, यहां भी CH3 और बाकी दो जगहों पर कौन आ जाएगा बेटा, लोन पेयर। अब ध्यान सुनना, यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जब लोन पेयर धक्का देगा तो मुझे बताओ, सबसे पहले आपने हाइब्रिडेशन देखा, हाइब्रिडेशन के बाद क्या देखोगे, नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर 2 2 2, लोन पेयर बराबर है कि नहीं है? हाइब्रिडेशन सेम, लोन पेयर है और बराबर है। अब क्या देखोगे, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, सिंगल 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 सिंगल, वो भी सेम हो गया। फिर क्या देखते हैं, सेंट्रल एटम, वो भी सेम है। फिर क्या देखते हैं, साइड एटम। साइड एटम में कहीं पर फ्लोरीन है क्या? फ्लोरीन होता तो EN। बाकी सबको किससे सॉल्व करते हैं, साइज से। क्या ये छोटू छोटू है, क्या ये बड़ू छोटू है, और क्या ये बड़ू बड़ू होगा? इसका मतलब है यहां पर बॉन्ड एंगल का जब ऑर्डर बनाओगे तो सबसे छोटा बॉन्ड एंगल किसका है, H2O का। उससे बड़ा बॉन्ड एंगल CH3OH का, और उससे बड़ा एंगल किसका आएगा, OCH3 ट्वाइस का, मतलब CH3OCH3 का। एक बात ध्यान रखना, ये जो CH3OCH3 है इसका बॉन्ड एंगल 111 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 111 डिग्री। ये वैल्यू कुछ हटके वैल्यू है। क्यों हटके वैल्यू है, ध्यान सुनना। कायदे से sp3 हाइब्रिडेशन में बॉन्ड एंगल कितने का होना चाहिए था, 109.5। लोन पेयर ने धक्का दिया तो एंगल तो कम होना चाहिए था, पर यहां तो 109.5 से ज्यादा मिल रहा है। ये एंगल ज्यादा क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये जो CH3 ग्रुप है ये बल्की ग्रुप है। इसमें स्टेरिक रिपल्शन क्या लग रहा है, ज्यादा। बड़े बड़ों में रिपल्सन होगा, ये बहुत ज्यादा बड़े ग्रुप है तो रिपल्सन बहुत ज्यादा हो। लोन पेयर इसको धक्का देना आता है, उल्टा धक्का देता, बोले भग, ठीक है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि CH3 को जब आप ओपन करोगे, ध्यान से सुनना, तो इसकी ब्रांचिंग है बेटा, H ऐसे खुले हुए हैं, तो वो ब्रांचिंग भी एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल। और इसीलिए जब कोई इसको रिपेल करने आएगा ये खुद उसको रिपेल कर देंगे, और इसीलिए यहां पर एंगल क्या मिलेगा आपको, 111 का। नोट डाउन करिए।
चलिए बेटा नोट डाउन, फटाफट लिखिए। कल सुबह 10 बजे से आपकी ऑनलाइन क्लास है ना? हाँ। है? किसमें कल है? हाँ है ऑफलाइन। अब वो सुबह क्या है, वो रूम का कंस्ट्रेंट है, बड़ा रूम नहीं है, तो सुबह जो दोनों बैच है उनको तो मर्ज कर देंगे, आपकी ऑनलाइन रह जाएगी। वही चीज आप ऑनलाइन देख लेना, अगली बार फिर आपको जब शफल करते रहेंगे, मतलब 3 बैच है, तीनों में से 1 2 2 3 3 होने से बैठा लेंगे, ठीक है? खुश? ऑनलाइन देख लेना कल, है ना? ऐप पे ही आएगी बेटा, और कहाँ आएगी? चले लिख लिया भाई सबने? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। इन क्वेश्चंस के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बॉन्ड एंगल के लिए क्या बन सकता है। देखो अगला क्वेश्चन आपको बोला गया, क्वेश्चन बोल रहा हूं, कैलकुलेट करिएगा या लिखिएगा क्वेश्चन। इन COF2, इन COF2, in COF2 determine the number of 120 degree bond angles। कौन था भी ये? डिटरमाइन द नंबर, तू था क्या? है ठीक है, इतनी शिद्दत से कौन याद कर रहा तेरे को है? मैथ्स में जाएगा क्या आज? इन COF2 डिटरमाइन द नंबर ऑफ 120 डिग्री बॉन्ड एंगल्स। ऑप्शन लिखिएगा 0 1 2 3। ऑप्शन लिखिएगा 0 1 2 3। चलिए आइए बात करते हैं COF2 के बारे में, और ये क्या क्वेश्चन है और किस तरह से उसको अप्रोच करना है, आइए देखते हैं इसको। बेटा सबसे पहले आपको जो मॉलिक्यूल दिया गया, वो मॉलिक्यूल क्या दिया गया? COF2। अच्छा बताइए इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा बेटा? कार्बन। कार्बन सेंट्रल एटम इसमें है ना, क्योंकि अगर ऑक्सीजन को आपने सेंट्रल एटम मान लिया तो ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना रहा होगा, और 2 बॉन्ड बना रहा होगा तो फिर कार्बन से बॉन्ड कौन बनाएगा? 2 बॉन्ड तो वो फ्लोरीन से ही बना लेगा, है ना? तो कार्बन इसमें सेंट्रल एटम है, और जब आप हाइब्रिडेशन निकालेंगे कार्बन को सेंट्रल एटम मानते हुए, तो 4 + 2 6, 6 का हाफ किया 3, 3 मतलब sp2। बेटा यहां पर कार्बन ने अपने आसपास 3 पोजीशन तैयार करी, 2 पोजीशन पे कौन आ गया? फ्लोरीन, और 1 पोजीशन पे कौन आ गया? ऑक्सीजन। अब क्या है, अजय एक बात बताओ, सेंट्रल एटम होता कौन है? कैसे पहचानते सेंट्रल एटम? है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो फिर इनर्ट गैस को मान लिया करो हमेशा। कौन होता सेंट्रल एटम? है सेंट्रल एटम कौन होता है? हाँ सेंट्रल एटम में देखो, मार्केट में कई तरह की बात आपको सुनने को मिलेगी सेंट्रल एटम को लेकर, है ना? पहला जो लॉजिक होता है कि जनरली किसी मॉलिक्यूल में जिसके क्वांटिटी कम होती है वो सेंट्रल एटम। जैसे H2O में हाइड्रोजन कितने? 2, ऑक्सीजन कितना? 1, तो सेंट्रल एटम कौन हो गया? ऑक्सीजन। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जिसका EN कम होता है वो सेंट्रल एटम होता है, पर ये सब क्या जुगाड़ है? अल्टीमेटली सेंट्रल एटम वो होता है जो पूरे स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर सके। जैसे अगर हम यहाँ पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन को मान लेते तो स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाता, तो सेंट्रल एटम उसे माना जाता है जो स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर सके। कोई ऐसी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती सेंट्रल एटम की, बट हाँ जनरली जिसकी क्वांटिटी कम हो, जिसका EN कम हो, वो सेंट्रल एटम हो जाता है, लेकिन ये हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं होगा। खैर यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो कार्बन ही ये काम कर सकता था, और इसलिए COF2 में सेंट्रल एटम कौन हो गया? बेटा कार्बन है। एक बात बताना, इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2 में आइडियली तीनों एंगल कितने के होने थे बेटा? 120 डिग्री के। अब इसमें बताइए कितने टाइप के रिपल्शन? टाइप का है भैया, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। मैंने टाइप पूछा है, कितने टाइप के रिपल्शन है? एक टाइप का। कौन सा? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर। क्या सारे बॉन्ड पेयर आइडेंटिकल है या अलग अलग है? अलग अलग है। इसीलिए जितना ये इस पे रिपल्शन लगाएगा या जितना ये इस पे रिपल्शन लगाएगा वो सेम नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे। पहले ये एंगल 120 के होने थे, अब मुझे बताओ ये रिपल्शन कौन सा है? सिंगल सिंगल। ये कौन सा है बेटा? मल्टीपल सिंगल। ये रिपल्शन और ये रिपल्शन सेम है ना, ये अलग है। अब मुझे बताओ ज्यादा पावरफुल कौन होता है? सिंगल वाला या डबल वाला? डबल वाला। और इसीलिए कहानी यहां से चालू होगी, ये डबल वाला इनको क्या करेगा? धक्का देगा। धक्का देगा तो ये पास आएंगे कि दूर जाएंगे? पास आएंगे।
मान लो इस वाले एंगल को अपन बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं वाई और इसको बोलते हैं जेड। तो मुझे बताओ जो एक्स था पहले कितने का होना चाहिए था? आइडियली 120 का। लेकिन जब ये धक्का देगा तो क्या ये 120 का रह जाएगा या उससे कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बेटा? लेस देन 120 डिग्री। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें वाई और जेड की, तो क्या वाई और जेड का वैल्यू बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये एंगल अगर 120 से कम है तो ये दोनों ज्यादा खुल जाएंगे और इसीलिए ये क्या हो जाएंगे बेटा? मोर देन 120 डिग्री के। तो ये एंगल 120 डिग्री। एक और बात बताओ, मुझे बताओ अगर इसमें हमको ऑर्डर बनाना होगा तो एक्स का एंगल सबसे कम और वाई और जेड का एंगल क्या मिलेगा? बराबर। और मुझे बताइए इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि 120 डिग्री के कितने एंगल है, तो 120 डिग्री के एंगल्स कितने हो जाएंगे? 0। नोट डाउन कर लीजिए। एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता। हर किसी का बॉन्ड एंगल नहीं याद रख सकता ना, किसी की भी वैल्यू याद नहीं, अपने को कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है। चलिए ना, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पे। मान लीजिए आपको दिया गया बेटा COF2, मान लीजिए आपको दिया गया बेटा COCl2 और मान लीजिए आपको दिया गया बेटा COBr2 और बोला इसके अंदर बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। ध्यान सुनिएगा बेटा, बॉन्ड एंगल के कंपैरिजन में सबसे पहले काम क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। जैसा COF2 पड़ा वैसे ही COCl2 होगा, वैसे ही COBr2 होगा। बेटा H का वैल्यू सभी का आ जाएगा 3 और 3 का मतलब है सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा? sp2। ठीक है, स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं एक बार। कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 सिंगल बॉन्डेड फ्लोरीन ले रखे थे यहां पर। कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 सिंगल बॉन्डेड क्लोरीन ले रखे यहां पर। और कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 सिंगल बॉन्डेड ब्रोमीन ले रखे यहां पर। ये स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इसमें कौन सा एंगल कंपेयर करना, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। बेटा यहां पर ये जो बाहर वाला एंगल है ना, इसको मैं बोल रहा हूं एक्स डिग्री, इसको बोल रहा हूं वाई डिग्री और इसको क्या बोल रहा हूं बेटा? जेड डिग्री। ये जो बाहर वाला एंगल है ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं OCX एंगल। OCX मतलब ऑक्सीजन कार्बन हेलोजन, ऑक्सीजन कार्बन हेलोजन, ऑक्सीजन कार्बन हेलोजन, ऑक्सीजन कार्बन हेलोजन। जितना ये एंगल है उतना ये वाला भी एंगल होगा। तो OCX में ये भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा एक और एंगल इसमें कंपेयर करेंगे और वो एंगल होगा XCX मतलब हेलोजन कार्बन हेलोजन। बताइए कौन सा एंगल होगा ये? FCF। इसको बोल देंगे अल्फा, इसको बोल देंगे बीटा और इसको क्या बोल देंगे बेटा? गामा। तो OCX में अपन एक्स वाई जेड को कंपेयर कर रहे हैं और इसमें अपन अल्फा बीटा और गामा को कंपेयर कर रहे हैं। अब जरा थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, क्या ये तीनों में बॉन्ड एंगल अलग अलग तो होंगे? ये बात तो समझ में आती है क्योंकि ये रेगुलर नहीं है, साइड एटम अलग है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो विद इन द मॉलिक्यूल भी कहानी सेम नहीं है। डबल बॉन्ड धक्का देगा, डबल बॉन्ड धक्का देगा, डबल बॉन्ड धक्का देगा। डबल बॉन्ड जब धक्का देगा तो इनको पास आना पड़ेगा कि दूर जाना पड़ेगा? पास आना पड़ेगा। अब जब पास आना पड़ेगा तो मुझे बताइए, कहानी आई है कि डबल बॉन्ड ने धक्का दिया तो ये कैसे बेटा? छोटू छोटू, बहुत बड़े। अब जब ऊपर से धक्का दिया, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। तो जब ये ऊपर से धक्का दे रहा है तो क्या ये ज्यादा पास आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। सबसे छोटा एंगल, सबसे पास कौन आएंगे? अल्फा। तो अल्फा का एंगल सबसे छोटा, उससे बड़ा एंगल बीटा और सबसे बड़ा एंगल गामा। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये अल्फा सबसे छोटा हो गया तो क्या ये एक्स सबसे बड़ा हो जाएगा? ये ऑर्डर आ जाता है, नोट डाउन करिए इसको।
लिख के देगा बेटा, तभी तो कंपेयर करेगा, नहीं तो कैसे कंपेयर करेगा? जब सारे बॉन्ड सेम होते हैं तो फिर कुछ लिख के नहीं देगा, क्योंकि सारे बॉन्ड एक जैसे ही होंगे। और जब ऐसे इसमें दो केसेस कंपैरिजन हो सकता है तो लिख के देगा ऑब्वियसली, है ना। लिख लिया भाई सबने? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले केसेस की तरफ। अभी तक हम लोगों ने टोटल 10 केसेस पढ़ लिया, आते हैं 11 केस की तरफ। बेटा 11वें केस में सपोज आपको मॉलिक्यूल दिया गया, एक तो CO2 और एक मॉलिक्यूल दिया गया बेटा XgF2। और सपोज एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, एक मॉलिक्यूल दिया गया आपको CO2 और एक मॉलिक्यूल दिया गया बेटा SF4, और बोला गया इसमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। सबसे पहले बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आते ही सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। चलिए आइए हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो मुझे बताइए इसमें H की वैल्यू कितनी आएगी? 2 का मतलब क्या हो गया? Sp। और यहां पर H का वैल्यू क्या आएगा बेटा? 5 का मतलब क्या आ गया? Sp3d। अब मुझे बताओ बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आते ही सबसे पहले काम क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या दिख रहा है? क्या यहाँ D दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अच्छा मैंने बोला था अगर D ऑर्बिटल आ गया तो इसका मतलब है फैक्टर या स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर। तो अब यहां पर आपको पहला क्वेश्चन ऐसा मिला है जहां पर आप किससे सॉल्व कर रहे होगे? स्ट्रक्चर से सॉल्व करोगे। भाई ये स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, CO2 का स्ट्रक्चर बच्चा बच्चा जानता है, ऐसा होगा। जिसको नहीं पता है वो वाकई में अगले साल की ही तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। CO2 का स्ट्रक्चर अपने को पता होना चाहिए, ऐसा होता है। और बताइए स्ट्रक्चर से सॉल्व करेंगे तो इसका बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है बेटा? 180 डिग्री। अच्छा एक बात समझना, अगर आप इसमें स्ट्रक्चर के बदले सीधे सीधे क्या लगाते? फैक्टर, तो क्या होता? मुझे बताओ फैक्टर लगाते तो पहला फैक्टर कौन सा होता? हाइब्रिडाइजेशन। जिसका हाइब्रिडाइजेशन कम उसका बॉन्ड एंगल क्या होता? ज्यादा। तो आपका ऑर्डर ऐसा बनता, अगर आप इसको फैक्टर से करेंगे तो आपका आंसर ऐसा आएगा, फैक्टर से। अब स्ट्रक्चर से समझते हैं कि वही आ रहा है या कुछ और आ रहा है, देखते हैं। मुझे बताइए XgF2 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो बेटा sp3d में जेनॉन ने अपने आसपास कितनी पोजीशन तैयार करी? 5 में से 3 पोजीशन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इस तरह से आ जाएगा, 2 पोजीशन एक्सियल और 3 पोजीशन इक्वेटोरियल है। साइड एटम कितना है? 2। 3 क्या आएंगे? लोन पेयर। अच्छा मुझे बताइए इसमें लोन पेयर इक्वेटोरियल या एक्सियल? इक्वेटोरियल। तो बेटा ये 3 इक्वेटोरियल है, पहला इक्वेटोरियल, दूसरा इक्वेटोरियल, तीसरा इक्वेटोरियल, तीनों लोन पेयर यहां लगा दिया, यहां पर लगा दिया फ्लोरीन, यहां पर लगा दिया फ्लोरीन। मुझे बताओ ये जो स्ट्रक्चर है क्या तीनों लोन पेयर एक दूसरे के रिपल्शन को कैंसिल कर देते कि नहीं करते? कर देते। तो ये लाइन कैसी बनती है? सीधी, लीनियर। अब मुझे बताओ कितने एंगल इसमें? एक ही तो एंगल है, और वो एंगल कितने का है? 180 डिग्री का। बताओ दोनों के एंगल कम ज्यादा या बराबर? बराबर। जबकि अगर आप फैक्टर से सॉल्व करते तो यकीन मानिए कट चुका होता, ठीक है। हाँ यहां पर CO2 और SF4 के बारे में बात चल रही है बेटा। CO2 में अगेन देखो यहां पर इसमें ध्यान सुनना, यहां पर मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि एक्सियल फ्लोरीन सल्फर और एक्सियल फ्लोरीन का एंगल आपको कंपेयर करना है, ठीक है। आइए CO2 की बात करते हैं। H का वैल्यू क्या आएगा बेटा? 2 का मतलब हो गया Sp। यहां पर बात करेंगे तो H का वैल्यू आएगा 5 का मतलब हो जाएगा Sp3d। क्या इसमें D ऑर्बिटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। D आ रहा है तो फैक्टर या स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर बनाना है अपने को बेटा। CO2 का स्ट्रक्चर कैसा बनता है? लीनियर। बताइए बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। और यहां पर पोजीशन तैयार हुई है 5, साइड एटम आए हैं 4, एक क्या आएगा? लोन पेयर। अच्छा मुझे बताइए यहां पर सल्फर ने अपने आसपास तैयार की है 5 पोजीशंस इस तरह से, और एक पोजीशन पे कौन आ गया? लोन पेयर। तो लोन पेयर आने की वजह से ये लोन पेयर इनको धक्का देता था पीछे, और धक्का देता था पीछे, इसका मतलब है यहां पर जो स्ट्रक्चर बन के आता था वो स्ट्रक्चर बन के आता था सीसॉ। तो ये लाइन इस तरह से चली जाती है। क्या सीसॉ के दूसरे नाम याद आ रहे हैं? मार्केट में बहुत बनाया जाएगा आपको, पाई शेप, के शेप, है ना। तो उनको एक और बताएंगे क्या? त्रा शेप। तो इसका नाम क्या बेटा? सीसॉ, या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, या फिर फोल्डेड स्क्वायर। ये पाई शेप, ये के शेप मार्केट के लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। कंपटीशन खत्म करते हुए चले मार्केट से। चलिए अब इसमें अगर आप बताओ स्ट्रक्चर में आपको बोला कौन सा एंगल कंपेयर करने को बोला है बेटा? सल्फर फ्लोरीन फ्लोरीन। कौन सा फ्लोरीन लिया? एक्सियल वाला। एक्सियल वाला फ्लोरीन कौन सा बेटा? ये डॉटेड लाइन वाला। अच्छा मुझे बताओ इसमें क्या इक्वेटोरियल का एंगल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है।
इक्वेटोरियल एक्सियल का भी हो सकता है और एक्सियल एक्सियल भी हो सकता है। एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा मुझे बताओ, ये एंगल आ गया 180 का। बाई चांस इसमें मैं आपसे पूछता इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल का एंगल, किसका पूछता? इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल कितना होता है ये एंगल? 120 या लेस देन 120? लेस देन 120। अगर मैं बोलता इक्वेटोरियल और एक्सियल का एंगल लेस देन 90 और ये सीधा होता तो कितना होता? 180। और अभी ये कितना है? ये जो एंगल पूछा गया है वो कितना है बेटा? लेस देन 180 डिग्री। बताइए दोनों में से बड़ा एंगल कौन है? CO2 का। तो ये स्ट्रक्चर बना के ही समझ में आएगा और इसीलिए इसमें फैक्टर नहीं लगाना है, सीधे पहले स्ट्रक्चर बनाए फिर चेक करें कि कौन सा एंगल पूछा गया है, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के एंगल्स हो सकते हैं। देख लिया भाई सबने? फटाफट बना ले स्ट्रक्चर। लेस देन 180 वाला ही है, CO2 तो बना ही लोगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। C100 बना ले फटाफट, SF4 का स्ट्रक्चर। चले आइए, है ना। अब ये बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन है बेटा एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को लेकर। ठीक है, अब एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को लेकर ये जो क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है बेटा, PCl5 एग्जिस्ट, है ना। PCl5 नेचर में मिलता है, हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला हुआ है, इसका सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन में निकाला हुआ है, कैटायन और एनायन बना के। PCl5 एग्जिस्ट बट PH5 डज नॉट एग्जिस्ट। PH5 एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके पीछे आपसे रीजन पूछे जाते हैं कि भाई क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं होता है। या फिर आपसे पूछेगा SF6 जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन S का H6 एग्जिस्ट नहीं करता। कुल मिला के कहना क्या चाह रहा है कि ये जितने भी सेंट्रल एटम यहां लिखे जाएंगे फॉस्फोरस, इनके यहां पर जो साइड एटम होंगे वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देगा। वो देगा जिनका EN 2.5 या उससे ज्यादा है। जैसे क्लोरीन का EN 3 है, फ्लोरीन का EN 4 है। तो इनके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले जो कंपाउंड है ना, वो तो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन जब साइड एटम में कौन आएगा? हाइड्रोजन, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका कारण समझेंगे हम लोग। यहां पर और लिख देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन बन जाएगा IF7 एग्जिस्ट बट IH7 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और इसी तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन यहां पर लिख रहे हैं XeF2 एग्जिस्ट बट XeH2 डज नॉट एग्जिस्ट। पहले ये क्वेश्चन लिख लें एज इट इज, फिर इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं PCl5 का हाइब्रिडेशन निकालता तो बताइए हाइब्रिडेशन क्या निकल के आता है इसका? sp3d। यहां पर हाइब्रिडेशन क्या निकलता बेटा? sp3d2। यहां पर हाइब्रिडेशन क्या निकलता बेटा? sp3d3। और यहां पर हाइब्रिडेशन क्या निकलता बेटा? sp3d। ध्यान सुनना, ये सब जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, इन सबके हाइब्रिडेशन में s और p ऑर्बिटल तो आ ही रहे, पर साथ में कौन आ रहा है? d ऑर्बिटल। सारा खेल यहाँ पर डी ऑर्बिटल के ऊपर होने वाला है। किसके ऊपर होने वाला है? डी ऑर्बिटल को लेकर, ठीक है ना। यहाँ पर बताइए सब में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है या नहीं है बेटा? है। और इसमें डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में यूज हो जाएगा, इसीलिए ये एग्जिस्ट कर पाएंगे, क्योंकि इनको बॉन्ड बनाने के लिए डी ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। यहां पर आइए, अगर मैं इनके हाइब्रिडेशन निकालता हूं तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या निकल के आएगा बेटा? sp3d। इसका भी क्या निकल के आएगा बेटा? sp3d2। इसका भी क्या निकल के आएगा? sp3d3। और इसका बॉन्ड, इसका जो हाइब्रिडेशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? sp3d। अब एक बात बताओ, यहां पर सारा खेल डी ऑर्बिटल का है, इनमें डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में यूज हो सकता है। कब यूज हो सकता है? जब साइड एटम का En 2.5 या उससे ज्यादा हो तो आप डी को बॉन्डिंग में यूज कर सकते हो। और डी को अगर बॉन्डिंग में यूज कर पाओगे तो बताइए ये सब एग्जिस्ट कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? कर जाएंगे, क्योंकि डी आप यूज कर सकते हो। यहां पर साइड एटम कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का En 2.5 से ज्यादा है या कम है? कम है। और जब भी साइड एटम का En 2.5 से कम होगा तो आप डी को बॉन्डिंग में यूज नहीं कर सकते। और अगर आप डी को बॉन्डिंग में यूज नहीं कर सकते तो बिना डी को यूज करे ये सब बन ही नहीं पाएंगे, और इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं करते। पर अब ऐसा होता क्यों है कि भाई डी ऑर्बिटल यूज हो जाएगा और डी ऑर्बिटल यूज नहीं होगा? उसका कारण समझते हैं, मैं लिखवाऊंगा अभी ये सारी चीजें, अभी आप देखते रहिए। बेटा मान लो मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या ले लिया? SF6, और एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या ले लिया? SH6, है ना। मैं ये वाले एग्जाम्पल से SF6 और SH6 से आपको समझा रहा हूं, सबके लिए वही बात है। मुझे बताइए इसमें सेंट्रल एटम कौन है बेटा? सल्फर। अच्छा, सल्फर जो है, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16 और उसका कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल का होता है 3s2 3p4। अच्छा, 3s2 3p4 के लिए अगर डब्बे वाला डायग्राम बनाओ तो 3s में एक डब्बा, 3p में 3 डब्बे और 3d में कितने डब्बे? 5। डी ऑर्बिटल है इसके पास, ठीक है ना। अब मुझे बताइए यहां पर ये s हो गया, यहां पर ये p4 हो गया, ठीक है। अच्छा, SF6 बना रहे हो, एक बात सुनना, अव्वा रूल की जब अपन बात करते हैं ना, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये ऐसे चलता जाता है। हाइब्रिडाइजेशन में आपको ऑर्बिटल को डालना होता है मिक्सर में, और मिक्सर में वही ऑर्बिटल जाते हैं, मैंने हाइब्रिडेशन में भी आपको बोला था, वही ऑर्बिटल जाते हैं जिनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है। आप 1s के साथ 3p को मिक्सर में नहीं ले जा सकते, आप 3s के साथ 3p को मिक्सर में ले जा सकते हो, क्योंकि ये पास पास वाले हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है? लगभग बराबर। हाइब्रिडेशन में वही पार्टिसिपेट करता है जो वैलेंस शेल का ऑर्बिटल होता है। अब एक बात बताओ, क्या 3s और 3p या s और p को मिक्स करना आसान है या मुश्किल है? आसान है, सेम शेल के s और p को। पर मुझे बताओ ये जो d है, d की एनर्जी s और p के बराबर है या s और p से थोड़ी ज्यादा है? और ज्यादा में भी ये, जैसे s और p में से s और p में से p की एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन इनका गैप कम था। लेकिन d से पहले क्या 4s भी आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो इसका जो एनर्जी का गैप है ना, वो इन दोनों से बहुत दूर है, और दूर है तो ये डब्बे जब बनेंगे ना, अपन ने बना तो दिया 3s 3p 3d, लेकिन इस 3d के पहले बीच में यहां पर 4s भी एनर्जी में आता होगा, और इसीलिए d जो है s और p से d जो है वो एनर्जी में काफी दूर है। अब अगर आपको उस d को मिक्स कराना है तो एनर्जी का गैप कम करना पड़ेगा, ताकि सब पास पास आ जाए। पास पास आ जाएंगे तो गैप कम हो जाएगा, गैप कम हो जाएगा तो यूज करना आसान हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को जंप करा के यहां पहुंचाना है, डी को यूज करना है, याद करो सल्फर की ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी कितनी होती थी? 2। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। पर 4 बनाने के लिए मुझे डी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? करना पड़ रहा है। और डी का इस्तेमाल तब कर पाऊंगा जब इलेक्ट्रॉन यहां से आसानी से पहुंच जाए, और आसानी से पहुंचने के लिए ये पास होना चाहिए कि दूर होना चाहिए? पास होना चाहिए। अगर मान लो ये दोनों में ऐसा, ये डी इधर होता तो वहां से यहां पहुंचाने के लिए एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा, और ज्यादा एनर्जी मिल पाना आसान नहीं होता। छोटी कम एनर्जी में जो काम होगा वो आसानी से हो जाएगा, और ज्यादा एनर्जी में जो काम होगा वो मुश्किल से होगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसको भी जंप करवाता हूं
तो क्या कोवेलेंसी 6 हो जाएगी? हाँ, लेकिन 4 और 6 के लिए मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? डी का। और डी का यूज करना है तो डी ऑर्बिटल इनके पास होना चाहिए। और ये पास लाने का काम कौन करवा पाएगा? वो करवा पाएगा जब साइड एटम का En 2.5 से ज्यादा हो। क्यों हो जाएगा? आइए उस पर बात करते हैं। मुझे बताइए, अगर SF6 है तो साइड एटम का En 2.5 से ज्यादा है या नहीं है बेटा? है। तो एक बात बताओ, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो चार्ज प्लस और माइनस, मुझे बताओ क्या फ्लोरीन पे माइनस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो सल्फर पे क्या आएगा? प्लस। प्लस आने का मतलब इसका साइज कैटायन की तरह मान के चलना। कैटायन पे प्लस आता है। साइज याद करो, रेडियस याद करो। कैटायन का साइज हमेशा पेरेंट एटम से छोटा होता है। इसका मतलब अगर सल्फर ऐसा था ना, तो सल्फर पे जब प्लस आया तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। साइज छोटा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन, कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। हालांकि इसको ट्रांजिशन और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, बट साइज छोटे होने को हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन। तो बेटा जब इस पे प्लस आएगा ना, तो इसका साइज क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। साइज कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बेटा ऑर्बिटल कहां आ जाएंगे? पास पास। ऑर्बिटल आ जाएंगे पास पास। ऑर्बिटल पास पास आ जाएंगे मतलब एस, पी और डी बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे। नजदीक आ जाएंगे तो डी को यूज करना आसान हो जाएगा। और डी को यूज करना आसान है मतलब डी को बॉन्डिंग में यूज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे। तो जब साइड एटम का En 2.5 से ज्यादा होगा तो आप डी को आराम से यूज कर पाओगे। इसीलिए सल्फर फ्लोरीन के साथ 2 वाला बॉन्ड भी बनाएगा, 4 वाला बॉन्ड भी बनाएगा और 6 वाला बॉन्ड भी बनाएगा, क्योंकि आप यहां पर डी यूज कर सकते हो। लेकिन जब SH6 आया तो मुझे बताइए, इसमें हाइड्रोजन का En 2.1 है और सल्फर कसाई का En ज्यादा है। जब इसका En ज्यादा है तो इस पे क्या आएगा? माइनस। माइनस आएगा मतलब एनायन। एनायन का साइज छोटा या बड़ा? बड़ा। यहां पर साइज का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, साइज का बल्कि एक्सपांशन हो जाएगा। और साइज का एक्सपांशन होगा तो ऑर्बिटल पास पास आएंगे कि दूर दूर चले जाएंगे? बेटा दूर दूर चले जाएंगे। चलो, एस और पी तो कितना भी दूर जाए फिर भी आजू बाजू में रहेगा, लेकिन डी तो बहुत दूर खसक जाएगा। और डी बहुत दूर खसक जाएगा तो डी को यूज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। एस और पी को यूज कर लेंगे, डी को यूज नहीं कर पाएंगे। अगर मैं डी को यूज नहीं करता हूं तो 4 और 6 बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एस और पी को यूज कर रहा हूं, इसको यूज नहीं कर पा रहा हूं, तो बताइए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। और कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। तो ऐसे केस में सल्फर के बाजू में अगर हाइड्रोजन आता है तो एक हाइड्रोजन यहां बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन यहां बॉन्ड बनाएगा। क्या SH2 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। लेकिन क्या SH4 या SH6 बन पाएगा? क्या? नहीं। इसको ऐसे देखना हो तो डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3 आएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3d आएगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3d2 आएगा। जब भी सेंट्रल एटम के बाजू में हाइड्रोजन हो जाए तो आप डी ऑर्बिटल को यूज नहीं कर पाएंगे। बिना डी ऑर्बिटल वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा क्या? हाँ, पर डी वाला मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगा। आइए इसी को यहां पर देख रहे हैं। मुझे बताओ PCl5 का हाइब्रिडेशन कौन है? sp3d। साइड एटम यहां पर बताइए 2.5 से कम वाला है या नहीं? है बेटा है। इसमें डी को यूज नहीं कर पाएंगे, और जब तक डी को यूज नहीं कर पाओगे ये कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, मैं एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। मान लो मैंने लिखा PH3, बताइए इसका हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है? क्या आएगा? sp3। क्या ये बन जाएगा? हाँ बन जाएगा, क्योंकि डी का इस्तेमाल नहीं है। अच्छा, मैं आपको बोलूं SH2, क्या ये बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। तो PH5 नहीं बनेगा लेकिन PH3 बन जाएगा। SH6 नहीं बनेगा लेकिन SH2 बन जाएगा। क्या SH4 बन पाएगा? नहीं। अच्छा मुझे बताओ, आयोडीन, आयोडीन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है बेटा 5H2 5P5। ये हेलोजन है। क्या हेलोजन की कोवेलेंसी क्लोरीन की कोवेलेंसी 1357 होती है कि नहीं होती? होती है। आइए वही कहानी रहेगी। यहां पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एस में और 5 इलेक्ट्रॉन पी में, और इसके पास डी भी है लेकिन वो खाली पड़ा हुआ है। अब कहानी ये है कि डी को यूज कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो आयोडीन आपका सेंट्रल एटम है और साइड एटम में कौन आ रहा है? हाइड्रोजन।
तो ये चार तरह के कंपाउंड बना सकता था आयोडीन सेंट्रल एटम होकर, IH, IH3, IH5, IH7। अगर मैं IH3 बनाता हूं तो मुझे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। अभी कितना अनपेड है? 1। क्या एक अनपेड में यहां एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा? हाँ। कौन बन जाएगा? IH। IH मतलब HI, HF, HCl, HBr, HI। ये तो नेचर में बनता है। लेकिन अगर मुझे IH3 बनाना है तो मुझे इसको इधर जम कराना पड़ेगा, या मुझे IH5 बनाना है तो यहां जंप कराना पड़ेगा, और या मुझे IH7 बनाना है तो यहां जंप कराना पड़ेगा। क्या साइड एटम हाइड्रोजन होते हुए मैं D को यूज कर सकता हूं? क्या नहीं। और D को जब यूज ही नहीं कर पाएंगे तो फिर ये तीनों का बन पाना पॉसिबल नहीं होगा। और इसीलिए हम यहां पर बोल रहे हैं कि IH तो बन जाएगा, लेकिन IH3, IH5 और IH7 नहीं बन पाएगा। और जेनॉन के पास तो कोई अनपेड होता ही नहीं है। अगर साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो 2, 4, 6 बना लेगा, लेकिन साइड एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अनपेयर हो ही नहीं पाएगा। और अनपेयर हो ही नहीं पाएगा मतलब जेनॉन का हाइड्रोजन के साथ कभी कोई कंपाउंड बनेगा ही नहीं। तो आइए डेफिनेशन के फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में इस बात को लिखा रहा हूं, आपको लिखिएगा। if central atom is of third period or more, if central atom is of third period or more, if central atom is of third period or more, ऑब्वियसली d ऑर्बिटल किसके पास होता है? थर्ड पीरियड से ही होता है। तो सेकंड के लिए तो यहां बात करने से बेकार ही है, तो इसीलिए हम थर्ड पीरियड से बात कर रहे हैं। इफ सेंट्रल एटम इज ऑफ थर्ड पीरियड और मोर एंड साइड एटम has En, side atom has En of 2.5 or more, side atom has En of 2.5 or more, then d orbital contraction takes place, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या? वो साइज छोटा हो जाना, पास आ जाता है डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस एंड हेंस डी ऑर्बिटल कैन बी यूज्ड इन बॉन्डिंग, hence d orbital can be used in bonding, therefore PCl5, SF6, IF7 and XZF2 can exist। ये जो चारों जो एग्जिस्ट करते हैं ना, चारों को लिख लेना। Therefore PCl5, SF6, IF7 and XZF2 can exist। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करेंगे। If central atom is of third period or more, if central atom is of third period or more and side atom has En less than 2.5 and side atom has En less than 2.5, side atom has En less than 2.5, then d orbital cannot be used for bond formation, then d orbital cannot be used for bond formation, therefore PH5, SH6, IH7 and XZH2 cannot exist। ये जो चारों लिखे हुए हैं आपके सामने बोर्ड पे, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे उनको लिख लेना। PH5, SH6, IH cannot exist। तो ये पहला रीजन हो गया क्यों ये एग्जिस्ट करते हैं, क्यों नहीं करते। उसका रीजन हमने क्या समझा? डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। पर मैंने आपको एक और बात बोली कि यहां पर एनर्जी से भी समझ सकते हैं कि इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जंप करने की एनर्जी नहीं मिल रही थी। अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कॉन्ट्रैक्शन कर देगा मतलब इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर कूदना आसान हो जाएगा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर कूदना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान सुनना, ये जो रीजन है परफेक्ट है, लेकिन एनसीईआरटी एक चमत्कारी किताब है।
उस चमत्कारी किताब ने डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नहीं लिखा, उसने एनर्जी वाली बात लिखी है, जो मैंने आपको यहां पर बताया कि अगर साइड एटम हाइड्रोजन आता है तो वो ये एनर्जी नहीं दे सकता कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जम कर जाए। एनर्जी क्यों नहीं दे पाएगा? कारण वही है, क्योंकि डी दूर खसक जाएगा, दूर खसक जाएगा तो एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा। अल्टीमेटली बात वही है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आंसर वही माना जाएगा जो एनसीईआरटी ने लिखा है। तो आपको अगर कॉन्ट्रैक्शन वाली बात लिख दे तो वो आंसर है, एनर्जी वाली बात लिख दे तो वो आंसर है, और अगर दोनों एक साथ दे दे आंसर तो माननी पड़ेगी, चाहे वो सही हो। ठीक है ना? मिर्जापुर ये क्या है वो जरूरी नहीं है, ये किसका है वो जरूरी है। ठीक है, तो आंसर क्या सही है वो जरूरी नहीं है, आंसर किसका है वो जरूरी है। ध्यान रखिएगा इस बात को। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, नोट बना के लिख लेना। इन pH5, या ऐसा लिखें pH5 डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा लिखें pH5 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज साइड एटम हाइड्रोजन, साइड एटम हाइड्रोजन, मैं pH5 के रिस्पेक्ट में लिखा दे रहा हूं, SH6IS7 है तो भी यही ऑप्शन, मतलब एनर्जी वाली बात लिख रहे हैं अपन कुल मिला के। बिकॉज साइड एटम हाइड्रोजन हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.5, because side atom hydrogen has electronegativity less than 2.5, less than 2.5, hence it cannot provide sufficient energy, hence it cannot provide sufficient energy for promotion of electron, hence it cannot provide sufficient energy for promotion of electron into d orbital, promotion of electron into d orbital, promotion of electron into d orbital, है ना? तो ये अपनी कहानी आ गई यहां पर कि pH5 में साइड एटम कौन है बेटा? हाइड्रोजन। अगर pH5 को बनाना है तो d ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन साइड एटम कौन है बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वो एनर्जी नहीं दे सकता कि इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके कहां पहुंचाया जा सके? d ऑर्बिटल में, और देयरफॉर pH5 विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों में से कॉन्ट्रैक्शन दे दे वो भी आंसर हो सकता है, एनर्जी वाली बात दे दे वो भी आंसर हो सकता है, लेकिन दोनों अगर एक साथ कभी भी देगा तो आपको एनर्जी वाली बात को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। यहां तक लिख लें, इसके आगे का डिस्कशन कल 10 बजे से स्टार्ट करेंगे। चलिए, हाँ हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया। कहाँ है क्वेश्चन? बोला बता। पेपर में एक क्वेश्चन दिया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली, है ना? पूछा हुआ है नॉट स्पॉन्टेनियसली। ये बात समझिए, हमेशा वही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है जो एक्सोथर्मिक होती है। कभी भी कोई रिएक्शन होगी तो क्यों होगी? एनर्जी रिलीज करने के लिए। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो एक्सो है मतलब स्पॉन्टेनियस, अगर एक्सो नहीं है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आपको यहां पर पहला ऑप्शन दे रखा है जेनॉन प्लस हीलियम प्लस गिव्स जेनॉन प्लस हीलियम। इसी तरीके से आपको एक केस दे रखा है यहां पर सिलिकॉन प्लस क्लोरीन प्लस गिव्स सिलिकॉन प्लस क्लोरीन। ठीक है, इसी तरीके से एक ऑप्शन दे रखा है आपको F माइनस प्लस आई गिव्स F प्लस आई माइनस, और एक ऑप्शन आपको दे रखा है बेरिलियम माइनस प्लस बोरॉन गिव्स बोरॉन माइनस प्लस बेरिलियम। और आपसे पूछा इनमें से कौन स्पॉन्टेनियस नहीं है। पहली बात, अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसका वैसे तो अगर मैं बोलूं तो करेक्ट आंसर कौन सा है बेटा? थर्ड। क्यों है करेक्ट आंसर? ये चीज आप आगे भी जाके जब पी ब्लॉक पढ़ोगे तो आप देखोगे कि फ्लोरीन को जो आयोडीन है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये कभी भी रिएक्शन नहीं होगी। पर क्यों नहीं होगी उसका कारण समझते हैं। आप देखो इस रिएक्शन को देखना जरा ध्यान से, यहां पर जेनॉन से आप क्या बना रहे हो बेटा? जेनॉन प्लस। दो हिसाब से देखना इसको, है ना? जेनॉन से आप क्या बना रहे हो बेटा? जेनॉन प्लस। इसके लिए कुछ, ये क्या है? आईई है या ईए है? आईई। आई का प्रोसेस कैसा होता है? एंडो या एक्सो? एंडो। तो ये प्रोसेस कैसा हो रहा है? एंडो। अच्छा, एंडो में भी मोर एंडो और लेस एंडो अभी अपन चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा, इस रिएक्शन में He प्लस से क्या बन रहा है? He। तो अपन इधर नहीं जाते, अपन इधर जाते हैं। मुझे बताओ He से अगर He प्लस बनाते हो
HE से अगर He प्लस बनाते तो ये भी IE है या नहीं है? IE का प्रोसेस कैसा होगा? एंडो। अब मुझे बताओ इनमें से ज्यादा आई किसकी होगी, हीलियम की या जेनॉन की? हीलियम की। अरे डाउन द ग्रुप आई डिक्रीज होती है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मोर एंडो और इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लेस एंडो। लेकिन आपको जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करते वक्त इसको रिवर्स करना पड़ेगा। हीलियम प्लस से हीलियम बनाना है, अपने यहां पर क्या बना है, हीलियम से हीलियम प्लस, तो इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दोगे तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, हीलियम प्लस से हीलियम, और जो एंडो था वो क्या हो जाएगा, एक्सो। अरे भैया अगर इधर की रिएक्शन एक्सो है एंडो हो जाएगी, या इधर की एंडो है तो इधर की एक्सो हो जाएगी, और वैल्यू वही रहेगी, मोर। अब मुझे बताओ ये वाली रिएक्शन कैसी है, एंडो। कैसी एंडो है, मोर या लेस? लेस। और ये वाली इक्वेशन कैसी है, एक्सो, और कैसी है, मोर। तो बताइए अल्टीमेटली एनर्जी रिलीज होगी, एब्सॉर्ब होगी? रिलीज होगी, क्योंकि एक एंडो हो रहा है एक एक्सो हो रहा है, पर एक्सो वाला ज्यादा है, तो अल्टीमेटली एनर्जी रिलीज होगी। और एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ऐसे चेक करना है। यहां पर आइए, सिलिकॉन से क्या बना रहे हो, सिलिकॉन प्लस। मुझे बताइए SI से SI प्लस बनाने का प्रोसेस अगेन आई है। आई कैसा होगा, एंडो। ठीक है, अभी लेस है या मोर है वो थोड़ी देर के बाद देखते हैं। और आप Cl से Cl प्लस बनाते तो क्या होता है, एंडो। तो Cl प्लस से Cl बनाएंगे तो क्या होगा, एक्सो। अब मुझे बताओ ज्यादा आई किसकी होती है, सिलिकॉन की या क्लोरीन की? क्लोरीन की। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आई बढ़ती है, तो बेटा ये मोर एक्सो होगा और ये लेस एंडो होगा। मतलब इधर भी जाने पर एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी। यहां पर आइए, ये IE है या EA है, EA। यहां पर माइनस बना रहे हो आप बेटा, I से I माइनस बनाते हो तो ये प्रोसेस काहे का है, IE का है या EA का है, EA। याद करो EA में दो कंडीशन होती थी, ग्रुप 18 ग्रुप 2 नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती ऐड करना पड़ता था, बाकी सब पहला इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद अट्रैक्ट करते थे। क्या I से I माइनस खुद ब खुद बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। इसका मतलब ये खुद ब खुद अट्रैक्ट करेगा, और जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। ये एक्सो। F से F माइनस एक्सो, F से F माइनस एक्सो, तो F माइनस से F एंडो। ये वाला प्रोसेस एंडो है और ये वाला प्रोसेस एक्सो है। मुझे बताओ ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोडीन की होती है या फ्लोरीन की होती है? फ्लोरीन की। ऑर्डर याद करो ग्रुप 17 के EA का, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। मतलब फ्लोरीन वाला वैल्यू जो एंडो का है वो ज्यादा है, और आयोडीन वाला जो एक्सो का वैल्यू है वो कम है। अब देखो एक तरफ एंडो एक तरफ एक्सो, लेकिन ज्यादा कौन है, एंडो। मतलब इस प्रोसेस में अल्टीमेटली एंडो होने वाला है, और एंडो हो रहा है मतलब ये प्रोसेस नहीं होगा। ऐसे इसको भी चेक कर लेना, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको बता दी, किस तरह से उसको चेक करना है देख लीजिएगा। ओ बेटा, राधे राधे बेटा, गुड नाइट, जय श्री राम, है ना। एंजॉय करते रहे, पढ़ाई करते रहे।